जेएनयू के एक छात्र हैं जो बीजेपी मतलब एबीपी छोड़ के आए हैं और वो अब आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। मैंने नेशनल दस्तक के लिए पहला इंटरव्यू भी एक शेड्यूल कास्ट के छात्र का किया था जिन्होंने एबीपी को छोड़ा था। तो ऐसा क्या होता है और जेएनयू में क्या चल रहा है, क्योंकि जेएनयू पर पूरे देश की नजर होती है। निखिल से बात करेंगे। निखिल, क्यों छोड़ दिया आपने एबीपी? बेसिकली 3 प्रमुख वजहें थी जिसकी वजह से मैंने एबीवीपी को छोड़ा। पहला, जो फार्मर्स एक्ट, आपने भी देखा होगा किस प्रकार से फार्मर्स एक्ट को लागू करने के बाद में हमारे 300 से अधिक फार्मर्स जो है सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने अपनी चिंता जाहिर की लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरा, हाथरस का जो कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, उसका मेरी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो उसमें जो आत्मसम्मान का जो सिद्धांत है, चाहे हमारे महात्मा बुद्धा ने और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, तो वो मुझे महसूस हुआ कि जिस प्रकार हाथरस कांड के बाद में ये सभी चीजें देखने को मिली कि मुझे अब एक नए विकल्प की तलाश करनी चाहिए कि जहां पर मैं अपने आप को एक आत्मसम्मान के साथ में खड़ा कर सकूं और समाज के साथ जोड़ सकूं। इसलिए मैंने सीवाईएस ज्वाइन किया है। आपने आम आदमी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप उससे सहमत हैं और कितना सहमत है और क्यों सहमत है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है जिसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 में हुई थी और तब से लेके 3 दिल्ली के चुनाव, चाहे 2013 की हो जिसमें 28 सीट जीती, 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती हो, या फिर 2020 में हाल ही में जो 62 सीटें जीती हो। तो इसमें जिस प्रकार का कार्य आम आदमी पार्टी ने श्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में किया है, वो न सिर्फ अतुलनीय है बल्कि ऐतिहासिक है। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में 25% हम बजट का इस्तेमाल एजुकेशन में करते हैं, 20,000 से अधिक नए कमरे बनाए गई है। इसके अलावा देशभक्ति एजुकेशन, हैप्पीनेस क्लासेज एवं एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेज भी स्टार्ट की गई है। तो इसके अलावा 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक भी बनाई गई है और अंबेडकर यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 4 नए कैंपस खोले गए हैं। तो जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है, उसी प्रकार के कार्य से प्रभावित होकर हमने सीवाईएस ज्वाइन किया है और हमें लगता है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी का कोई अच्छा विकल्प है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक प्रकार से जो सकारात्मक राजनीति है, जैसे अभी जो एमसीडी के चुनाव आए हैं, 5 में से 4 सीट दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को दी है। तो एक जो काम की राजनीति की जो एक जीत हुई है, हमें ऐसा लगता है कि वो ही भारत का भविष्य हो सकती है। लेकिन आपने एबीपी क्यों छोड़ा? हाथरस घटना से एबीपी का क्या संबंध है? एबीपी तो सुने कि कट्टर हिंदू एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति होने के नाते एबीपी में आप कैसा महसूस करते थे और आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर क्या राय है एबीपी की? बेसिकली हाथरस कांड तो एक तात्कालिक वजह थी। उससे पहले भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बातें होती है, उससे लेकर मैं जनरल कंसेंस उनको प्रोवाइड कराता था। फॉर एग्जांपल, हम जब लेटरल एंट्री की बात हो रही थी, इससे पहले जब SC/ST एक्ट को हटाया गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उसे हटाने का प्रयास किया गया, इसके अलावा आरक्षण पर जैसे हमला किया गया, तो समय समय पर मैंने उनको अपने जो प्रॉब्लम्स है वो बताए कि ये बहुत ही गलत है और हमें जब समता मूलक एक आदर्शवादी समाज की अगर स्थापना करनी है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक आदर्श समाज जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, अगर उसे अचीव करना है तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग शायद कि अभी भी इस समुदाय में, इस संगठन में जो दलित, पिछड़े, वंचित है, उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है तो हाथरस कांड में मुझे ये संपूर्ण नजर आ गया कि जिस प्रकार से सिस्टम ने वहां पे कार्य किया वो बहुत ही भेदभावपूर्ण था। तो आज भी जो एबीपी में लोग हैं उनकी मानसिकता जाति से ग्रसित है और वो धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहित करते हैं। SC/ST के प्रति इनकी ऐसी राय है? जी हाँ, अभी भी कुछ हद तक हमें यही देखने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेएनयू को स्थापित हुए लगभग 50 वर्ष से अधिक हो चुका है। 1969 में जेएनयू की स्थापना हुई थी और तब से लेके आज तक आपको मैं बता दूं कोई भी ओबीसी प्रोफेसर वहां पे नहीं है। आज बीजेपी की सरकार को 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं अभी जेएनयू में जो अपॉइंटमेंट हुई है उसमें भी ओबीसी और SC कैटेगरी के जो टीचर्स आते हैं उनके लिए NFS लिख लिया गया है कि नॉट फाउंड सुटेबल। एक अफ्रीकन स्टडीज में है ओबीसी प्रोफेसर, वो भले जनरल कैटेगरी, जनरल कोटा से हैं।
जी हाँ, जनरल कोटा से ही हो गए। तो मैं यही बता रहा हूं कि अभी डीयू और जेएनयू कोई भी एक ओबीसी प्रोफेसर भी नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 85% से अधिक जो बहुजन समुदाय की जनसंख्या है, वो एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं आपको डाटा देता हूं, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक भी ओबीसी और एससी वाइस चांसलर नहीं है। क्यों नहीं है? हमें प्रश्न पूछना चाहिए सिस्टम से कि जब देश का बहुजन 85% है, एक भी वाइस चांसलर क्यों नहीं तो है? पहले जय श्री राम बोलते थे, जय श्री राम नहीं, ये सब हम बोलते थे। और एक जिस प्रकार का जो नैरेटिव पहले किया करता था, संघ में सीखने को मिलता था, तो जैसे कि भारत माता एक हमारी, वो सब हम आज भी, मतलब वो एक जो मोटिव मिलता था उसको, आंदोलन को आगे बढ़ाने में, वो हम करते थे। तो ये है, ये इन्होंने एबीपी में समय गुजारा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी महीन जातिवाद को समझेंगे। अब जातिवाद गांव में नहीं, शहरों में शिफ्ट हो चुका है। और शहरों में कहाँ? जहां पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि जातिवाद समझे। फिर आगे भी बहुत सारी बातचीत होगी इनसे। शुक्रिया साथी, हमें बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। और आप नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।